अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता ये है कि हम नॉर्मल एक फंक्शनिंग स्टेट की तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जब कौमी असम्बली और सेनेट में आखिरी हफ्ता 10 रोज़ के अंदर कोई 70 के करीब कवानीन पास हुए, तो उस वक्त भी हम बार बार ये सवाल उठाते थे कि 15 लोग बैठे हुए हैं हाउस के अंदर और 1 घंटे के अंदर 30 कवानीन पास कर दिए। तो ये अंगूठा छाप वाला तरीका तो था, ये पार्लिमानी तरीका नहीं था जहाँ एक एक बिल के ऊपर बहस होनी ज़रूरी थी। फिर मैंने शाहिद खाकान अब्बासी का एक इंटरव्यू सुना, बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के बिल उसमें से पास हुए थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 15 करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपए तक ये सुनने में आ रहा है कि रिश्वत ली कुछ लोगों ने वो बिल पास करवाने के लिए। ये सिटिंग जो गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा थे शाहिद खाकान अब्बासी, प्राइम मिनिस्टर की पार्टी से उनका ताल्लुक़ था। तो शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक़ मेरा एक तासुर पहले भी था, लेकिन वो तक़वियत पकड़ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब अपने केसेस तो माफ़ करवाने में कामयाब हुए हैं 26 अरब के, लेकिन जाते जाते वो इतना ज़्यादा कुछ कर गए हैं पाकिस्तान के साथ और अपनी जमात के साथ, सियासत और जमहूरियत के साथ, कि शायद वो जितना नुकसान उन्हें कोई मिलिट्री डिक्टेटर नहीं पहुंचा सका होगा। 12 अक्टूबर 99 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ नहीं पहुंचा सका होगा PMLN को, शहबाज शरीफ की 1 साल की हुकूमत वो उनको नुकसान पहुँचा गई। बहुत सारे बिलों के ऊपर शदीद तरह की तशवीश पाई जाती है, जिसमें से एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। ऐसे ही एक बिल था जो बाद में रुक गया, सेनेट में कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, PMLN से शायद उतनी हिम्मत कोई ना दिखाता। सेनेटर मुश्ताक थे जमात इस्लामी के, वो बोल पड़े, JUI से एक वकील साहब बोल पड़े, और फिर इनकी जमात से भी इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया। वायलेंट एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ एक बिल था। तो ये बाज़ चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें सीधा सीधा नज़र आ रहा था कि आप इंतहा पे जा रहे हैं किसी चेक एंड बैलेंस के मुखालिफ और फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए। उसमें से एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी पास हो गया, मिलिट्री एक्ट भी पास हो गया। मिलिट्री एक्ट के मतलब मैं अपनी राय आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा दोहरा के बताऊँगा। वो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त फ़ौज के ख़िलाफ़ भी अजीबोगरीब तरह से ड्रामा हो रहा है। फ़ौज को कभी सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। मिलिट्री टेक ओवर्स ज़ालिमाना फ़ेल है। उसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थे इसलिए बने कि उस वक्त यहाँ पे कोई ना कोई डिक्टेटर काबिज़ था। मैं सख्त मुखालिफ हूँ मिलिट्री टेक ओवर्स का, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता कि आर्मी चीफ़ जो सिटिंग है उसके ख़िलाफ़ बगावत के ऊपर लोगों को उकसाया जाए। इसके ऊपर भी मेरी बड़ी क्लियर पोजीशन है। अरब स्प्रिंग जो थी वो क्यों कामयाब हुई, वो सारे मुसलमान मुल्क क्यों तबाह हुए, वहाँ पे फ़ौज तबाह हुई, वहाँ फ़ौज के अंदर अफरा तफरी फैली, क्योस फैला, यूनिटी ऑफ कमांड ख़त्म हो गई। तो जब यूनिटी ऑफ कमांड ख़त्म हो जाए तो फ़ौज तबाह हो जाती है। तो मैं अपनी फ़ौज के साथ ये कभी नहीं चाहूँगा, अपने मुल्क के साथ ये कभी नहीं चाहूँगा कि वो दिन आए, लेकिन फ़ंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी उसके ऊपर अगर हम नहीं बोलें तो फिर तो मेरा जर्नलिज़म कोई नहीं है, और वो लोग जो पार्लिमान में जिन्होंने बैठ के इन बिलों को पास करवाया उनकी जमहूरियत कोई नहीं है। मैं उनके मुतल्लिक़ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक़, आसिफ अली ज़रदारी के मुतल्लिक़ और इमरान खान की जमात के मुतल्लिक़, क्योंकि वो सारे इसका हिस्सा बने। जिस वक्त आर्मी एक्ट पास हो रहा था सेनेट में, तो सेनेटर्स की जो अक्सरियत उस वक्त सेनेट में मौजूद थी उनका तल्लुक़ तहरीक इंसाफ से था, उनका ताल्लुक़ उस वक्त PDM की जमातों से नहीं था। इसके बावजूद वो एक्ट जो था सेनेट से पास हुआ, फिर उसके बाद कौमी असम्बली से भी पास हुआ। तो ये सारे लोग शरीक जुर्म हैं जो बाद में मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। बहुत सारों के ऊपर हो सकता है आने वाले दिनों में ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ हो, जैसे अभी शाह महमूद कुरैशी पे हुआ है या इमरान खान पे हुआ है। हो सकता है कल इनके ऊपर भी इतलाक़ हो। कल जब इमरान खान इनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल के, तो वो कहता था कि AC उतरवा दो, पंखा उतरवा दो, ये चोर और डाकू हैं, तो उस वक्त भी समझाते थे कि ये बातें मत करो। कुछ चीज़ें जो है वो एक ख़ास डिकोरम के अंदर रहते हुए सिविलाइज तरीके से आप करें तो ठीक लगती हैं। अपने मनसब से गिर के या दूसरे का जो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई सदर है, उसको तहकीर अमेज़ तरीके से आप किसी पे हिरन डाल दो, किसी पे घर पे धावा बोल दो, कोई वो मरियम थी कमरे में तो उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ दो, तो इस ज़ालिमाना फ़ेल की सज़ा मुकाफ़ाती अमल से मिल जाती है। आज मैं एक पुलिस की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, अटक जेल के अंदर इमरान के सेल के सामने CCTV कैमरा लगाया गया। उसकी ओपन टॉयलेट है और 2-2.5 फुट ऊंची उसके ऊपर इर्द गिर्द उसके दीवार है, ओपन टॉयलेट है और उसकी जगह भी नाकाफ़ी है। इस सूरत हाल में आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को रखते हैं। मैं इस पे अफसोस है मुझे, मैं इमरान खान की सियासत का हमायती नहीं हूँ जिसने पाकिस्तान में खल्फिशार को हवा दी और वो सेम पेज की सियासत के नतीजे में यहाँ तक आए थे। लेकिन तमाम बुराइयों के बावजूद, तमाम उसके सियासी मसाइल के बावजूद मैं उसके साथ इस सलूक की मज़म्मत करता हूँ। जैसे
शहबाज शरीफ को अगर 10x10 के सेल में रखना, या शाहिद खाकान को वो कसूरी चक्की कहते थे कि छोटा सा सेल है जिसमें सीधी टांगें भी नहीं होती, उसमें उसको बंद करना जुल्म था, उसी तरीके से इस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को बंद करना भी ज़रूरी है। लेकिन बम इससे और ज़्यादा बड़ा फटा है। सदर आरिफ अलवी को दोनों बिल गए, बहुत सारे और बिलों की तरह ढेर सारे बिल थोक के हिसाब से खीरी जा रहे थे। बिल मुख्तलिफ़ तारीख़ों में उनके पास गए और वो आखिरी तारीख तक उन बिलों के ऊपर बैठे रहे। मैंने उनसे उनकी ज़ुबानी या इन राइटिंग उनकी किसी ट्वीट के नतीजे में ये नहीं देख सका पहले कि उन्होंने आर्मी एक्ट के ऊपर या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर कोई इतराज़ात लगाए। लेकिन जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी हुई उसके बाद एक ट्वीट सामने आया जिसमें सदर साहब ने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने इनके ऊपर दस्तखत नहीं किए, और मैंने अपने स्टाफ को कहा था कि इनको बग़ैर दस्तखत के वापस कर दें, और वो कर सकते हैं बाई लॉ। ये नहीं है कि वो जो चीज़ कह रहे हैं वो लॉ के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है, वो वापस कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं मेरे स्टाफ ने ऐसा नहीं किया। आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी की तब्दीली के हवाले से भी लिखा, और फिर आखिरी लाइन के अंदर उन्होंने माफ़ी मांगी है उन लोगों से कि जिनको इस एक्ट के नतीजे में, आई थिंक कि प्रेसिडेंट साहब एज्यूम कर रहे हैं कि एक्ट बन चुका है, जिनको इस एक्ट के नतीजे में सज़ा मिलेगी या उनके साथ ज़्यादती होगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। सदर साहब उस लॉ को पहले दिन भी वापस कर सकते थे और उन 10 रोज़ के अंदर किसी भी वक्त वापस कर सकते थे। अगर उन्होंने वापस करने को कहा है तो उसका कोई प्रोसीजर होगा, कोई डायरी नंबर डला होगा, कोई मीटिंग के मिनट्स होंगे। और अब भी मैं उनकी बात को अहमियत दूंगा, हेड ऑफ़ स्टेट है, उनके सिग्नेचर के साथ सारा कुछ होता है। किसी सज़ाए मौत के मुजरिम को सज़ा की माफ़ी मिलनी होना तो पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदा माफ़ करता है उसको, वो सदर पाकिस्तान है, वो दस्तखत करता है, माफ़ी मिल जाती है। प्रेसिडेंशियल पार्डन जो है किसी सज़ा की माफ़ी की। तो मैं अभी भी सदर के इस दिए हुए बयान को, जो उसने अल्लाह को हाजिर नाजिर अंडर ओथ स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो फिर वो लॉ कैसे बना? ये एक ऐसा अचंबा है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के जितने इंटरनेशनल कोविनेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट तो करती है एज एग्जेक्टिव अथॉरिटी, लेकिन प्रेसिडेंट की मोहर बिलों को बिल बनाती है, कवानीन बनाती है, उसको वो शक्ल देती है जिसके तहत हम एक फंक्शनिंग स्टेट है। वो प्रेसिडेंट अंडर ओथ कर रहे हैं कि मैं इसको दस्तखत नहीं किए। तो फिर क्या हुआ पाकिस्तान में, और अब इसका हल क्या है? एक तो बज़ाहिर तासुर ये है कि वो चीफ़ जस्टिस को ख़ुद लिख सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं और उसके अंदर पूरी कहानी बता सकते हैं। अपने स्टाफ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी के लिए FIA से रजू कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट साहब 186 आर्टिकल के तहत एक रेफरेंस बनाकर वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज सकते हैं। और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पर भी और सदर आरिफ अलवी के इस बयान की बुनियाद पर भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, जहाँ हो सकता है फिर उनका ओथ या उनकी टेस्टमनी जो है इस चीज़ को एक ख़त्मी शक्ल दे। लेकिन हम एक ऐसे क्योस में आ गए हैं, राइट इन द मिडल ऑफ दैट तूफ़ान, जिसके अंदर बाहर कैसे निकलना ये वाज़ेह नहीं है। तो अल्लाह पाक से रहम मांगना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। मैंने एक बुज़ुर्ग हैं उनसे यही बात कही तो उन्होंने कहा कि क्या तौबा कर लिया पाकिस्तानी कौम ने कि अल्लाह ताला रहम करना शुरू कर दे? मैं एकदम खामोश हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो पीरों के घरों में, ये मैं लफ्ज़ हैं, वो बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, वो कहते हैं पीरों के घरों में जो बच्चियों की इज़्ज़त लूटी जा रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो जजों के घरों में बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो उसकी क्या माफ़ी मांग ली है इस कौम ने? मेरे पास उसका जवाब में कोई अल्फाज नहीं थे, इसलिए मैं खामोश रहा हूँ। अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्या हम माफ़ी तलब करने के भी काबिल ये कौम है या नहीं रहेगी। ये है तो एक बहुत ही तकलीफ़ दह मुकाम है कि वो शख्स जिसको उस इलाके के लोग पीर का दर्जा देते हैं, उसके घर में किसी की बहू बेटियों की इज़्ज़त लूटी जाए और उसको मार दिया जाए, और वो जज जिसने इंसाफ करना है उसके घर किसी की बेटी को मार दिया जाए। आज जो हमारे साथ प्रोग्राम में शुरका हसन रज़ा पाशा साहब हैं, मारूफ मारे कानून है, इसके अलावा आबिद शेर अली साहब PMLN से, पलवशा खान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ है। सबको खुशामदीद कहता हूँ। हसन रज़ा साहब, आप इस कज़िए पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। मेरी तो समझ से बालता रही, सदर साहब के ट्वीट ने बम फोड़ा है, बम जी। ये अब किसकी क्या हैसियत क्या है, ये क्या हुआ और क्या हैसियत है इसकी? सदर साहब का ट्वीट 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला है एक अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। उस पार्ट की हद तक ठीक है, उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अगला जो पार्ट है वो ये है कि मुझे आज पता चला कि ये कानून बन चुके हैं। इस पे मेरी रिजर्वेशन है कि आज यानी आफ्टर 24 आवर्स आपको उसके बाद पता चला, जबकि आपका मीडिया सेल मौजूद है, जिस मनसब पे आप हैं, पूरा एक इस्टेब्लिशमेंट है आपके पास,
और आपको पता है कि इस किस्म की जो शख्सियात होती हैं जिनका अगर उनके महकमे से मुतल्लिका या उनके मैनेजमेंट से मुतल्लिका कोई चीज़ होती है तो वो फ़ौरन उनको पहुँचाई जाती है विदाउट एनी डिले। सदर साहब का जो आर्गूमेंट है, अगर थोड़ी सी मैं उस पर चाहूँ, सदर साहब अगर किसी बिल को नापसंद करते हैं तो बगैर नोट्स लिखे, इतराज़ लिखे, बगैर कुछ कहे उसको वापस भिजवा सकते हैं? क्या लीगली प्रोविजन है? नो, मैं उसकी तरफ आता हूँ। तीसरा जो है पार्ट, उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट ये एडमिट कर लिया कि ये कानून बन चुका है और जिन लोगों को सजा मिलेगी, जिनको कोई इससे तकलीफ होगी उससे मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ये 3 पार्ट है। इसमें आप खुद इसका एनालाइज कर लें कि वाकई दस्तखत नहीं है, और जो नोटिफिकेशन हुआ है वो उसमें भी वर्ड लिखा हुआ है डीम्स टू बी असेंटेड। वर्ड डीम्स लिखा गया, डैट मीन्स के आर्टिकल 75 के जो पार्ट 3 है उसको कर लिया गया। अब आप आते हैं इस बात के कि सदर साहब ने स्टाफ को कहीं से वापस भिजवा? नहीं, ये बात नहीं है। जो स्पिरिट है आर्टिकल 75(1)(b) की, बल्कि पहले तो आर्टिकल 75(1) की बात करते हैं। उसमें सदर साहब के पास 2 इख्तियार हैं, एक असेंट कर दें या वापस भेज दें। तीसरा नहीं है इख्तियार के दस्तखत ना करें। सो असेंट नहीं किया बकौल उनके, फिर अगर उन्होंने वापस भेजा ये भी बकौल उनके, तो उसके लिए इनको इन राइटिंग मैसेज लिखना पड़ेगा उस पर। ये नहीं है कि ज़बानी कर दें, और अगर वो कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ आर्टिकल का जो रेलेवेंट पोर्शन है। लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि सदर तहरीरी लिख के भेजेगा। नहीं, मैसेज क्या है, ज़बानी मैसेज नहीं होता। देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको चले आपकी बात को एज इट इज लेते हैं। मैं एक और बात करता हूं, जो चंद सालों में वर्किंग है ना प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स की, ये बहुत सारे केसों से बचने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ज़बानी कहता है कि ये काम कर दो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिख के। अब एक और बात करते हैं। आप यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं, 9 अगस्त को 13 वापस आए बिल, वापस इन्होंने भेजे, असेंट नहीं किया, वापस भेजे। उसमें उन्होंने क्या ज़बानी भेजे? मेरी इत्तला के मुताबिक तमाम बिल्स पे इन्होंने नोटिंग की कि ये वजूहात है जिसकी वजह से मैं वापस भेज रहा हूँ। मैं सदर आरिफ अलवी से इस पे रिएक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मिल गया तो मैं दूंगा, क्योंकि मैं इस पे क्लैरिटी चाहता हूँ। मेरी क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने क्या ज़बानी पहले भी ऐसे बिल भेजे थे या मुसलसल नोट्स लिखते थे और पहला। अच्छा, इसको एक आप इस शेर अली को शामिल कर इसको एक समझ लेते हैं ना, एक हद बना लेते हैं। अगर उन्होंने इससे पहले जो बिल भेजे हैं उन पे विदाउट एनी राइटिंग, विदाउट एनी मैसेज अगर भेज दिए, फिर इनकी बात ठीक है, फिर बात ठीक है। अगर पहले भी इस तरह, लेकिन इसमें भी टाइमिंग बड़ी है। एक बिल आर्मी एक्ट की तरमीम का 2 अगस्त को इनको रिसीव हो रहा है, 18 तक इनके पास क्या कर रहा था? क्या जरूरी था कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ ही जोड़ के रखा जाए? 2 से 12 वैसे उसके 10 रोज तो 12 को वो भेज सकते थे। आबिद शेर अली साहब, आप फरमाइए ये क्या एपिसोड क्या है? मैं ये नदीम मलिक साहब, अभी जो बैरिस्टर साहब ने बात की, मैं उनसे बिल्कुल मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि 3.5 साल तो आप ऑपोजिशन के जो ख़िलाफ़ बिल आते थे, जो उस वक्त आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चले हमारे लोगों पर, एक सेकंड पर यही सदर इन्हीं चीज़ों पर सिग्नेचर करते भेजता रहा। बदकिस्मती के साथ ये बैठे रहे अपनी सदारत के मनसब पर, और अपोजिशन के साथ इन्होंने खूब रगड़ा लगाया, तो उस पर इन्होंने कभी शर्मिंदगी या माफ़ी नहीं मांगी। ये एक आइनी रास्ता है। जो भी बिल वापस हुआ, अभी काफ़ी कानून साजी हुई, इन्होंने अपोजिशन को बिल, हुकूमत को बिल वापस किए, फिर 14 दिन गुजरने के बाद हुकूमत ने दोबारा उसको भेजा ताकि एक उसका आइनी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। अब सदर ने अपनी जानबूझ के, जैसे इन्होंने कहा कि 9 अगस्त को उन्होंने बाकी एतराज़ात लगा के भेजने होते हैं, रीज़न देनी होती है, लिखना पड़ता है कि जी फ़लान वजूहात की बुनियाद पर ये गैर आइनी है, इसका इतलाक़ ये इंसानी हुकूक़ के ख़िलाफ़ होगा, इस्तेमाल होगा, तो लिहाजा मैं इस बिल को वापस भेज रहा हूँ। तो ये जनाब उन्होंने आरिफ अलवी साहब ने ये चीज़ उस नोट के ऊपर नहीं लिखी, और जब 2 दिन ये बात होती है कि ये आर्मी एक्ट का बिल पास हो जाता है, ये जो
जो कानून साजी हुई है पास हो गया, 2 दिन के बाद ये कैसे ख्याल आता है आरिफ अलवी साहब को कि ये मैं शर्मिंदा हूँ। जब क्या शाह महमूद कुरैशी पर इतलाक होता है उस वक्त शर्मिंदगी का पता चला, जब इनके लोगों के ऊपर उसका इतलाक हुआ उस वक्त शर्मिंदगी का पता चला, जब उस वक्त शर्मिंदगी का इनको इल्म नहीं था जब इन्होंने कानून को पास होने दिया गया। देखें, इन्हीं कवानीन के तहत जावेद हाशमी साहब को, अगर जावेद मलिक साहब आपको याद होगा, 25 साल की कैद हुई थी, सिर्फ उन्होंने एक पेपर जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लहराया था। 25 साल के लिए उनको कैदोबंद की सोबतें दी गई और 4 साल के बाद उनकी रिहाई अब पेश आई। अब जैसे इनके द्वार के अंदर जो केसेस बने, मैं यही मेरा सवाल है, जो भी मैं आपकी बात पर मुतफिक हूँ, क्योंकि मुल्क की बदकिस्मती है मलिक साहब। उन 76 साल पाकिस्तान को बने हुए, जब पाकिस्तान का पहला जो आइन बना उस वक्त से लेकर आज तक मुझे बताए कभी भी पाकिस्तान जो लिखा हुआ आइन है, अगर आइन पे अमल दरामद हुआ होता, अगर अदालतें उसका हिस्सा ना बनती, तो मलिक साहब आज पाकिस्तान को इस जगह पे आप ना देखते। आज जो पाकिस्तान में लोगों का हाल है, आप बिल बिल करते हैं, मैं लोगों के अंदर बैठता हूँ, मुझे पता लोगों की तकलीफ़ें क्या है। लोगों के पास बिजली का बिल देने के पास पैसे नहीं है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं पिछले 5 सालों में। पलविशा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। पलविशा, ये सदर साहब की ट्वीट ये क्या जाहिर करती है? क्या हम एक कैसे जमहूरी माशरे के अंदर जिंदा हैं जहाँ मुख्तलिफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं, या ये कुछ ऑटो पे चल रहा है जहाँ कहीं से कुछ भी निकल सकता है? मैं परेशान हूँ इसको देख के। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। जाहिर है बड़ी परेशान कुन बात है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि मुल्क उसी वक्त कमज़ोर होता है और दुश्मन भी उसी वक्त हमलावर होता है जब अंदरूनी तौर पर हम जो है हमारे इदारे कमज़ोर होते हैं। जब एक 75 साल से जो तरीके चले, हम में बुराइयां भी होंगी सिस्टम में, बहुत सी हैं, लेकिन फिर भी एक सिस्टम 75 साल से इस तरीके से डिसमेंटल नहीं हुआ जो आज हम देख रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि एक तो सदर साहब कोई पहले हफ्ते पहले चंद दिन उनके नहीं है इस सदारत में, हालांकि हों भी तब भी ऐसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। वो अपनी तकरीबन कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनकी टर्म है आईनी उसको पूरा करने के करीब हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सदर साहब ने पहले कभी बिल वापस नहीं भेजे या उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है, या वो अकेले बैठते हैं, खुद ही लिखते हैं, खुद ही पोस्ट करते हैं। जाहिर है उनके पास एक पूरी मशीनरी ईवान सदर की है। इसके साथ साथ मैं क्या कहूँ, अनफॉर्चुनेटली सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, और जाहिर है हमारी अफवाज इस लिहाज से पाकिस्तान एक अहमियत रखता है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। अब आप मुझे ये बताइए नदीम मलिक साहब के मसलन मैं 1 मिनट के लिए अगर सदर आरिफ अलवी का कहा मान लेती हूँ कि उनके साथ ये हुआ, तो क्या इस पर एक सदर को जो कि रियासत का सरबराह है उसको ऐसी एक पब्लिक ट्वीट करना और ये मवाद गैर मुल्कियों के हाथ में देना और उनसे अपनी खिल्ली उड़वाना और मुल्क की बदनामी का बाइस बनना, क्या ये उनका बनता था, या उनका इसको अपने तौर पर जिसके खिलाफ उन्हें शिकायत थी उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज कराते या उसकी जो भी इदारा जाती जो है मामलात वो करते? इसकी पब्लिक तहशीर जो की गई है, मुझे उसके पीछे नदीम मलिक साहब बता दीजिए कि क्या मकसद हो सकता है? क्या आपके अपने घर में जब कुछ झगड़े छोटे मोटे होते हैं तो वो इस तरीके से तहशीर होते हैं कि सदर साहब को एक रेफरेंस बनाकर 186 के नीचे उनके पास इख्तियार मौजूद है, रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजें? क्या आपके ख्याल में उन्हें ये काम करना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ अब तो उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो कर दिया है वो इस कदर डैमेजिंग है। आप मुझसे ज़्यादा आपने देखा होगा, आप नज़र रखते हैं, आप बताइए कौन सा इंटरनेशनल जरीदा नहीं है, कौन सा इंटरनेशनल चैनल अल जजीरा से लेके BBC नहीं है जिसने पाकिस्तान की तमाशा नहीं बना कि वहाँ इस तरह के काम हो रहे हैं? क्या कल को सदर साहब कहें कि मुझे तो पता ही नहीं था, किसी ने लिख दिया कि चलो जी सब LOC क्रॉस कर जाओ? देखिए, ये बच्चों वाले खेल जो हैं, या एक शख्स की कैदी नंबर वो कौन से हैं
जो 804 के पता नहीं कौन से हैं वो, उनकी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए नदीम मलिक साहब क्या ये बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है पाकिस्तान के साथ? जब हम इन ओहदों पे आते हैं, ये बात सही है कि हमारी पहली जो मतलब शनाख्त होती है वो अपनी हमारी पार्टी से होती है, लेकिन उससे बड़ी शनाख्त हमारी पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम जो भी ये इंजॉय करते हैं इज्जत, ये इस मुल्क की वजह से है। लिहाजा मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ये देख लीजिए कि सदर पाकिस्तान जो हैं उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस से आप उठा लीजिए, उस वक़्त क्या इनके एक्शंस में मैलेफाइडी और इल इंटेंट नहीं था? क्या उस वक़्त इनसे इस्तीफे का जब मुतालबा किया जा रहा था इनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? फिर आप उधर से लेके असेंबली के तोड़ने तक आए, तब भी सदर पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान का किरदार अदा नहीं किया। उसने एक शख्स के जो है वो वफा शुआर होने का किरदार अदा किया। फिर आप देख लीजिए, इन्होंने ही इनके सर पे सेहरा है, पीटीवी पर और इदारों पर और पार्लियामेंट पर जब चढ़ाई और हमला हो रही थी, वो टेप्स हैं, आप सुनवा दीजिए अगर लोगों को भूल गई हो कि इनका पहले क्या किरदार रहा। फिर आप देख लीजिए कि जो पूरे मुल्क में गंदी गालियों का, सोशल मीडिया का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया जिसमें किसी की इज्जत जो है वो महफूज नहीं थी, गुंडागर्दी का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया, वो भी इन्हीं मौसूफ के जो है सर है। और आज तक आप ये देख लीजिए उन तमाम चीज़ों से कि ये सदर साहब जो हैं वो किसके वफादार रहे हैं, हत्ता के जब तक ये तमाम ब्रेक ले लें हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जब शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, तो फिर सदर साहब को एहसास हुआ कि ये मामला कुछ और है। वो जो साइफ़र वाली पूरी कहानी है, उसकी FIR का अंदराज है, तो उसके अंदर ना सिर्फ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, बल्कि हर वो शख्स जिसको नामजद किया जा सकता है कि वो इसका हिस्सा बने, मीटिंग में बैठे थे या उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स तक रसाई की या इनको पब्लिक करने में रोल अदा किया, इंटरसेप्ट जिस पब्लिकेशन ने शाया किया, तो वो सारे इसका हिस्सा बन जाएंगे। अब ये मैं गेसवर्क की बुनियाद के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि मेरे सुनने में ये बात आई कि उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें एक्टिवेट हुई और उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने कहा मैंने तो इस पर दस्तखत ही नहीं थे किए। एक यहाँ सवाल पैदा होता है हसन रज़ा पाशा साहब, कानून का जो नोटिफिकेशन है वो 18 को है? हाँ जी, 18 अगस्त गज़ट नोटिफिकेशन है वो 18 को है, और लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 11 अगस्त, 11 अगस्त को, एक हफ्ते पीछे से जो उसका इतलाक है उसका वो 11 अगस्त से किया। उसमें 11 अगस्त के साथ जो वर्ड है डीम्स टू बी असेंटेड ऑन 11 अगस्त, यानी 11 अगस्त को वो उनको कह दिया कि वो डीम्स हो गया। सदर साहब तो कह रहे हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, लेकिन जो लॉ मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन कहता है कि ये 11 से इतलाक हो गया इसका। जी, ये गजट नोटिफिकेशन तो 11 से इतलाक का मतलब होगा कि जो FIR साइफर वाली है, वो जो शाह महमूद का केस है जिसमें इमरान खान नामजद है, और जितने भी और लोग नामजद करना चाहें, आजम खान को करना चाहें और लोगों को करना चाहें, शीर गुजारी को पकड़ना चाहें, वो लोग जो उस मीटिंग का हिस्सा थे, इवन असद मजीद को पकड़ के लाना चाहें तो ले आए, तो वो सारे लोग इसका उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक, क्योंकि 11 से हो जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको टेक अप करके कुछ या इसको अदरवाइज डिसाइड नहीं होता, और इससे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप खुद अंदाजा लगा लें क्या होगा। दैट शोज द टॉप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज देयर। वो किस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से ये सारी चीजें तैयार करके रखी हुई। देखिए ना, उसको 8 को वो रिसीव हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट प्रेसिडेंट 18 को गजट नोटिफिकेशन, और 18 को उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 11 अगस्त, और बंदे भी पकड़े गए। वो तो फिर 11 के बाद फिर FIR। आबिद शेर अली साहब, ये कहानी इतनी सादा है नहीं है, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ। कल को आपके शहबाज शरीफ साहब अगर पकड़े जाए ना, नैब केस भी लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे, तो वो फिर आप परेशान ना होइएगा, फिर ना बताइएगा कि वो हमें तो पता ही नहीं था इसके अंदर ये चीज़ें भी शामिल हैं। मलिक साहब, हम तो कभी परेशान हुए ही नहीं है 98 से ये काम होते आ रहे हैं। पहले जनरल मुशर्रफ ने जुल्म किया हमारे साथ, फिर और इसके बाद फैज़ हमीद का एपिसोड ले लें, और जिस तरह से भी नवाज शरीफ साहब की फैमिली को विक्टिमाइज़ किया गया, और एक पनामा पे शुरू होकर एक एकामा पर उनके साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई, लाइफ टाइम के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, ये किस आइन के कानून के तहत किया गया, ये इसकी कहाँ पे प्रोविज़न है इसकी आइन में, मुझे बताएं। इतना बेहतर ये सीक्रेट आर्मी सीक्रेट एक्ट के जो इमरान खान ने साइफर लहराकर पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया, तो ये चीज़ें हैं। और भी
करप्शन के लामाला केसेस हैं जो पाकिस्तान के कौम के सामने हैं। तो मलिक साहब हमें मैं आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब की ऑनेस्टली वो नैब की एक शिक भी मिटाने के आईनी तौर पर खिलाफ, उन्होंने कहा जी हमने तो भुगत लिया यार। मैंने मियाँ साहब को खुद सुना, उन्होंने कहा आबे शेर अली हमने असी तो भुगत लिया है, भुगत दो इन्होंने। तो ये चीज़ें हमें नहीं मायूब करती, हम तो इस प्रोसीजर से गुजर गए हैं जब आप हर चीज़ वो जो नवाज शरीफ की और उनकी फैमिली के खिलाफ साहब अगर कुछ उसके सर्टन जो पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स नैब की इंट्रोड्यूस करवाई थी पीडीएम की हुकूमत ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया तो आपकी पीडीएम के कुछ सरकर्दा शख्सियात के केसेस दोबारा रीओपन हो जाएंगे। मलिक साहब आगे कौन सी दूध की नहरें वहाँ पे बह रही हैं? आगे भी स्ट्राइक डाउन होते रहे हमारे खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ तो कभी भी ये काम नहीं हुआ। तो ये सारे काम तो हमारे साथ होते आ रहे हैं। छोड़ें, ये बाबा डैम से शुरू हुए, वो जस्टिस खोसा और अजमत सईद, ये सारे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हम इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। ये पलशा जो सूरत हाल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली, पलशा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कैनवस है ये बहुत एक्सपेंड हो सकता है। इसमें फंडामेंटल राइट्स के इशू आएंगे और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी बोझ है इस वक्त के जाते जाते 16 सितंबर से पहले बंदयाल साहब कुछ ऐसे फैसले कर जाएं कि उनकी नेक नामी हो जाए, जिसमें शायद ये मामला भी उनके सामने जाने वाला है। देखिए नदीम साहब, मैं तो समझती हूँ कि अगर आप मुझे सच कहने का इजाज़त दें तो मुझे तो एक इस बात में कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के साथ एक भयानक खिलवाड़ हुआ है। ये खिलवाड़ उस दिन से शुरू हुआ जब इस शख्स को इमरान खान नामी लाकर यहाँ इंस्टॉल किया गया और आज तक हम वहाँ से उठ नहीं पाए जहाँ हमें जिस गड्ढे में फेंका गया, और ना आप किसी में हिम्मत है कि हमें इस गड्ढे में से जो है बाहर निकालने का कोई रास्ता सूझे। अब बात यह है कि इस वक्त नदीम मलिक साहब इस खेल में इंतहाई खौफनाक प्लेयर शामिल हुए हैं। क्या आप खुद सोचिए, क्या बड़े बड़े वो ममालिक जिनके नाम इमरान खान साहब लेते थे, वो लोग क्यों आज, जिनको इन्होंने कहा कि इसी साइफर में जिस पर आज ये गिरफ्तारियां हो रही हैं कि उन्होंने इस हुकूमत को लाने में पीडीएम की एक किरदार अदा किया और उन्होंने मेरी हुकूमत को गिराया, फिर क्या वजह है कि वही बड़ी बड़ी आलमी कुव्वतें जो हैं इनके हक में इतना बोलने लगी? क्या वजह है कि वहाँ से इनके हक में आवाज़ें उठने लगी? हालांकि आज से पहले क्या पाकिस्तान में कभी ह्यूमन राइट्स पे कोई इशू नहीं हुआ, वायलेशंस नहीं हुई? क्या कभी यहाँ को मार्शल लॉज नहीं लगे? क्या कभी लोगों को बेजहा बस्ती लोग जो लीडरान हैं उन्होंने अपनी जानें नहीं दी? और फिर आप ये देखिए कि इजराइल जैसा मुल्क जिसका नाम ही जुल्म और जालिम से इबारत है, जुल्म से इबारत है, वो मुल्क जो है वो उसको तकलीफ हो गई और वो यूनाइटेड नेशंस में बोल रहा है। कभी आपने सुना है कि इजराइल, जिस पे पूरी दुनिया की लानत और फिटकार पड़ रही है कि उसने जो है फ़लस्तीनियों के साथ आज कई दहाइयों से वो बच्चों तक को नहीं छोड़ता, वो हमें लेक्चर दे रहा है कि हम इस पार्टी के साथ क्या? आप मुझे बताइए, ये सब कुछ क्या ऐसे ही हो रहा है? क्या ऐसे लोगों के दिल में हमदर्दियां पैदा हो रही? नहीं नदीम मलिक साहब, आज से चंद दिन पहले इस्लामाबाद के साथ ही रियासत को बड़ी बुरी तरह ललकारा गया। क्या ये सब ऐसे ही हो रहा है? ये सब ऐसे नहीं है, ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट थी जिसको बीच में आकर ये 9 मई को इन्होंने उसका क्लाइमैक्स करना था और इन्होंने इस यहाँ बगावत करवानी थी, वो नहीं हो सका। लेकिन चूंकि वो फेल हुआ, उसके रिपरकशंस आज हम और आप भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें आईएमएफ ने चंद टकों की खातिर जलील किया और किस कदर मुश्किल शराइत। मैंने तो ये कहा भी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि आईएमएफ की शराइत इस मुल्क में किसी खतरनाक बलवे का जो है पेश क़ैमा बन सकती है, कि आईएमएफ की जो शराइत है जो हमारे गले शख्स डाल के गया है उसका और कोई मकसद नहीं कि इस मुल्क में जो है सिर्फ ब्रेक ले लें। इस नुक्ते पर ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सदर साहब के सेक्रेटरी वकार अहमद को तब्दील कर दिया गया और उनके ऊपर चार्ज जो हमें मीडिया वालों को पता चला है वो यही है कि सदर साहब ने उनसे बुला के पूछा कि मैंने कहा था बिल रिटर्न कर दो, आपने किए क्यों नहीं? तो फ़राइज़ से गफलत बरतने पर उनको तब्दील किया गया। लेकिन अभी उनका ख़त एक हमारे सामने आया, जब मैं कर रहा हूँ तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मेरे सामने आया, मैं पूरी इसकी तहकीक नहीं कर सका, लेकिन जो उसके मंदरजात हैं, ख़त की कॉपी है मेरे पास, तो वो मैं आपको बताता हूँ तस्दीक के बगैर इस वक्त। वो कहते हैं वकार अहमद साहब के 2/8 को आर्मी एक्ट अमेंडमेंट हमारे पास प्रेसिडेंट हाउस आया
और वो सदर साहब को भेज दिया गया। सदर साहब से वो आज 21/8 तक उसकी कॉपी वापस फ़ाइल की सेक्रेटरी ऑफिस में मौसूल नहीं हुई, इसलिए मैंने उसमें ना कोई गफलत बरती ना उसको रोका। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट के साथ 8 अगस्त को हमारे पास आया और आज 21/8 तक वो फ़ाइल सदर साहब की मेज़ के ऊपर है। बग़ैर इतराज़ लगाए उन्होंने फ़ाइल अपने पास ही रखी हुई है, मुझे उन्होंने वापस नहीं की, उस पर भी मैंने कोई गफलत नहीं बरती। तो वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भेजते हुए जो मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया है उसकी FIA या किसी भी एजेंसी से तहकीक करवाई जाए कि क्या मैंने उसको रोकने में कोई गफलत बरती या उसके अंदर कोई हिस्सा लिया, या वो फ़ाइलें सदर साहब के ऑफ़िस के अंदर ही मौजूद रहीं जहां 10 रोज़ गुजरने के बाद वो ख़ुद ब खुद कानून बन गए। ये वक़ार अहमद साहब का ख़त है जो अभी थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले ब्रेक के अंदर हमारे पास आया है और मैंने उसकी मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं। कुछ हिस्से हसन रज़ा पाशा साहब आपने मुझे प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में बताए थे कि 2/8 को आर्मी एक्ट अमेंडमेंट गया और 8/8 को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट गया। तो 10 डेज़ की मुद्दत के बाद अगर सदर साहब ने उसके ऊपर इतराज़ात नहीं लगाए तो वो डीम टू बी असेंटेड। तो वो वाली सिचुएशन जो है वो वक़ार अहमद साहब ने भी वही पोजीशन इख्तियार किया। तो इट्स ए वेरी वेरी सीरियस मैटर नाउ। बिल्कुल, देखें एक कैरियर ऑफिसर है, CSP ऑफिसर, और जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर लगाया जाता है तो बड़ा सोच समझ के और छांट फटक के वो कैरियर ऑफिसर्स को लगाया जाता है। और पूरी पीछे उनकी 36 साल की एक वो सर्विस होती है और उसमें तो इन्होंने खुद देखे वॉलंटियर किया। अभी जो आपने लेटर पढ़ा कि उन्होंने कहा जी कि FIA या किसी भी एजेंसी से तहकीक। इससे पहले क्या ही बेहतर होता कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट खुद FIA को मार करते या रेफरेंस भेज देते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक लेटर भेज देते, कुछ कर देते। उन्हें अभी भी करना चाहिए, ये अभी भी करना असल चाहिए। में ये पता नहीं हम ट्वीट की दुनिया में चले गए, व्हाट्सएप की दुनिया में चले गए और तमाम मामलात एक शोहरत हासिल करने के लिए हम ये पब्लिक करते हैं। आबिद साहब, ये आपकी पार्लिमानी जमहूरियत और ये निज़ाम कहीं बीच चौराहे के अंदर कोई पटाखा ना बोल जाए, मुझे तो उसका डर लगता है क्योंकि हम एक फंक्शनल सिस्टम के तहत मुझे नहीं लगता कि आगे चल रहे हैं। देखिए मौलाना साहब, इस लेटर के बाद वक़ार अहमद के सदर जो पाकिस्तान के आरिफ अलवी हैं उनको इमीडिएटली रिज़ाइन कर देना चाहिए। और ये तो आपकी दिली ख्वाहिश होगी ना? बोलने के नहीं, दिली ख्वाहिश नहीं है। मेरी ज़हन में बात याद रखिएगा, मैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने अपनी वाइफ का जनाजा नहीं पढ़ा हुआ इमरान खान के तौर पे। मेरी वालदा फौत होगी, मैं उनके चिलम को अटेंड नहीं कर सका इमरान खान के जुल्मियत के तौर पे। मेरे वाले साहब ने मुशर्रफ के दौर में 4 साल आमरीत की अटक किले की कैदोबंद की सोबतें काटी हैं। ये हमारे लिए, मैं इन चीज़ों को कंडेम करता हूँ कि पॉलिटिकल कभी भी पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप जत्थों की सूरत पर, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके घरों पर जत्थों की सूरत पर मलिक साहब हमला हो गए, फिर उसका खमियाजा और नताइज भुगतना पड़ेगा। आपने पहले ही सरेंडर कर दिए। PTI के दौरे हुकूमत में देख लें, 80% आपने अपने राइट्स जो पार्लियामेंट के थे वो आपने पहले ही सरेंडर कर दिए थे अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए। 80% आपने पार्लियामेंट को पैरालाइज करके रख दिया। आपने खुद कहा इमरान खान ने कि जी मैं मेजर की ड्यूटी लगा देता था, वो बंदे इकट्ठे करता था, बिल पास कराना था। तो ये मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन इस टॉपिक को कंटिन्यू कर। आबिद शेर अली साहब, पलविशा खान और हसन रज़ा पाशा साहब, आप सबका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।